गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर हमने फर्स्ट स्टार्ट कर लिया है, इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर सेकंड है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा था। देखो, शेयर जब हम इशू करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको चार्ट्स बनवाता हूं जो हमारी अकाउंटिंग में हमको बहुत हेल्प करेंगे और वो चार्ट आपको याद भी रहेंगे। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जब भी हम इशू ऑफ शेयर करते हैं ना, तो शेयर को किस पे इशू कर रहे हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं कि भैया हम जो है 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं और एक शेयर 10 रुपीज का है, 10 रुपीज ईच। तो हमारी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, तो हमारी शेयर कैपिटल हो जाएगी 1 लाख। तो यहां पर मैंने क्या क्या लिखा है, ये हो गया हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो कि है 10,000। ये हो गई पर शेयर वैल्यू, पर फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो ये 10 रुपीज क्या है, फेस वैल्यू भाई, 10 रुपए में हम शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का शेयर है ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये फेस वैल्यू हो गई और ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल। ओके जी, हाँ। तो तीन चीजें मैंने बताई है, आप अच्छे से समझना, उसको याद रखना, क्योंकि ये फेस वैल्यू जो है ना, ये बहुत काम आने वाली है। बहुत सारे पॉइंट इससे क्लियर होंगे। ये नंबर ऑफ शेयर होते हैं, ध्यान रखना। और ये जो अमाउंट होता है रुपीज में, ये शेयर कैपिटल होता है। तो 10,000 शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर 10 रुपीज ईच, एक शेयर 10 रुपए का है, ये फेस वैल्यू है। और टोटल पैसा कितना मिलेगा, 10,000 शेयर, एक 10 रुपए का शेयर मार्केट में पब्लिक में इशू करने से, तो वो मिलेंगे 1 लाख रुपए। तो ये हो गई हमारी शेयर कैपिटल। अब शेयर जब हम इशू करते हैं ना, तो तीन तरीके से शेयर्स को इशू किया जाता है मोटा मोटी। ठीक है, अब तीन तरीके कौन से हैं, तो एक तो शेयर इशू करते हैं हम एट पार। किस पे करते हैं, एट पार। अब ये पार वाला मामला क्या है, तो देखना, शेयर एट पार इशू करने का मतलब हो गया कि भैया फेस वैल्यू है किसी शेयर की। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा ये जो फेस वैल्यू है वो कितने रुपए का, कितने रुपए है, 10 रुपए पर शेयर। तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और हम उसको इशू कर रहे हैं। तो इशू प्राइस कितनी है उसकी, इशू प्राइस है 10 रुपए। तो इसका मतलब 10 रुपए की चीज थी, आपने 10 रुपए में दे दी। तो आपको इस प्रोसेस से ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। भाई जो डॉक्यूमेंट है ना, शेयर डिजिटल फॉर्म में होता है, डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। पहले फिजिकल फॉर्म में होता था, एक डॉक्यूमेंट मिलता था जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता था, फेस वैल्यू लिखी होती थी, डेट लिखी होती थी, है ना। तो वो जो शेयर है वो है कितने का, 10 रुपए का, और आप सामने वाले को दे भी कितने में रहे हैं, 10 रुपए में। तो इस ट्रांजेक्शन से कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा लॉस भी नहीं हुआ, बस आपके पास 10 रुपए आ जाएंगे पर शेयर। तो 10,000 शेयर पर आपके पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं शेयर इशू करना एट पार। अब समझते हैं शेयर इशू करना ऑन डिस्काउंट। ठीक है, आज मैं थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि आज काफी सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, ऑन डिस्काउंट, इसका मतलब ये होता है, डिस्काउंट का मतलब कि फेस वैल्यू कितनी है सर, फेस वैल्यू तो वही 10 रुपए है, और उसको हम इशू कितने पे कर रहे हैं, अगर उसको हम इशू कर रहे हैं 9 रुपए में या 10 रुपए से कम में, तो इसको बोलते हैं शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना। यानी कि 10 रुपए की चीज है और आप उसको 9 रुपए में दे रहे हैं, तो 1 रुपीज का आपको यहां पर क्या होता है, लॉस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है शेयर्स को इशू करना ऑन प्रीमियम। शेयर्स को इशू कैसे करना, प्रीमियम पे इशू करना। प्रीमियम में क्या, वही 10 रुपए की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन हम उसको इशू कर रहे हैं 12 रुपए में, तो 2 रुपए ज्यादा में इशू कर रहे हैं। तो ये 2 रुपीज क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रॉफिट, और इसी 2 रुपीज को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। तो ये 1 रुपी का आपका डिस्काउंट अगर फेस वैल्यू से कम में इशू करे, और अगर फेस वैल्यू में ज्यादा पर इशू करे तो वो 2 रुपए का आपका हो गया प्रीमियम। तो यहां आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहां लॉस हो रहा है, यहां कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां 10 रुपए की चीज गई, 10 ही आए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां 10 रुपए का शेयर गया, बदले में 9 रुपए आए, तो 1 रुपए कम आया तो लॉस हो गया। यहां पर 10 रुपए की चीज दी, लेकिन उसके बदले में शेयर होल्डर से 12 रुपए ले लिए, तो 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। तो प्रीमियम पे प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट पे लॉस होता है, पार पे ना प्रॉफिट ना लॉस होता है। ओके, अब बेटा देखो, अब क्या है कि पहले क्या होता था, हमारा एक एक्ट लगता था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956। तो उस एक्ट के अंदर क्या था, पुराना एक्ट कंपनीज एक्ट
1956 लगता था। थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा। तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर क्या था कि आप शेयर्स को जो है एट पार भी इशू कर सकते हो, डिस्काउंट पे भी शेयर को बेच सकते हो और प्रीमियम पे भी बेच सकते हो। मतलब फेस वैल्यू पर भी शेयर को इशू कर सकते हो, फेस वैल्यू से कम पे भी कर सकते हो और फेस वैल्यू से ज्यादा पे भी कर सकते हो। बट जब हमारा ये एक्ट हो गया डिलीट और इसकी जगह हमारा नया एक्ट आया जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, अभी जो लेटेस्ट तो क्या काफी टाइम हो गया अभी। तो कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो इस एक्ट के अंदर क्या हुआ कि भैया आप शेयर्स जो है हाँ एट पार इशू कर सकते हो, यानी कि फेस वैल्यू पर इशू कर सकते हो, बट फेस वैल्यू से कम पर इशू नहीं कर सकते। फेस वैल्यू से कम पर इशू नहीं कर सकते, बट आप प्रीमियम पर इशू कर सकते हो। तो यानी कि अब कंपनीज जो है डिस्काउंट पर शेयर को इशू नहीं कर सकती। वैसे मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस बताता हूं कि वैसे मोटा मोटी जो कंपनी के शेयर्स के जो टाइप होते हैं उसमें एक होता है इक्विटी शेयर, आपको पता होगा, ठीक है, और एक होता है प्रीफरेंस शेयर, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो आगे हम टाइप्स पढ़ लेंगे इसके। तो इक्विटी शेयर को भी आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर को भी आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बट आप जो है स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। तो यानी कि शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते या नहीं कर सकते हैं, तो उसका आंसर है इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। लेकिन एक एक्सेप्शन इसका है और ये एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा। वो एक्सेप्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है कि स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं उनको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, और स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं वो कभी भी पब्लिक में इशू नहीं होते हैं। होता क्या है, ऐसी कंपनी जिसने पहले ही पब्लिक में शेयर इशू कर रखे हैं या फिर नहीं भी कर रखे हैं, तो वो अगर अपने डायरेक्टर को, अपने एम्प्लॉइज को अगर शेयर इशू करती है तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना बोलते हैं। तो अब अपने एम्प्लॉइज को, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, अपने डायरेक्टर्स को, इनको है ना, प्रमोटर्स को, इनको अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है तो वो कर सकती है, और उन शेयर का नाम होता है स्वेट इक्विटी शेयर। टोटली अब बार बार बातें रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। ये चार्ट बहुत शानदार है, इसको याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके जी, तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके चार्ट नंबर 2 की ओर। चार्ट नंबर 2 जो है इशू ऑफ शेयर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी एक रोड मैप बनेगा कि क्वेश्चंस किस किस कैटेगरी के हो सकते हैं। तो जब भी हम इशू करेंगे शेयर्स को, तो हम भैया सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एप्लीकेशन मंगवाते हैं ना। सबसे पहले एप्लीकेशन आती है ना, आपको पता है। तो क्या क्या स्टेजेस हो सकती है। फर्स्ट स्टेज होती है कि हम शेयर इशू करना चाहते हैं, शेयर इशू करना चाहते हैं कितना, 10,000 फॉर एग्जाम्पल के लिए। बट हमारे पास में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, ठीक है, 10,000 शेयर हम इशू करना चाहते हैं पब्लिक में। हमने पब्लिक को इसके लिए इनवाइट किया, इनविटेशन भेजा, है ना। तो इनविटेशन कितने का भेजा, 10,000 का। जैसे अभी शादियों का चल रहा है ना सीजन, इनविटेशन आते होंगे ना, तो ऐसे कैसे हमने भी इनविटेशन भेजा या प्रोस्पेक्टस जो इशू किया, उसमें जो हमने नंबर ऑफ शेयर बताए, वो बोले भाई हम 10,000 शेयर्स इशू करना चाहते हैं। अब पब्लिक क्या करेगी, अप्लाई करेगी। अब पब्लिक कितने के लिए अप्लाई करेगी, सर कितने के लिए, 10,000 के करेंगे, जरूरी नहीं है, इससे कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, इतने भी आ सकते हैं। क्योंकि कौन पब्लिक में बंदा बैठा हुआ, कौन इन्वेस्टर कितने शेयर्स खरीदना चाहता है, कितने के लिए वो एप्लीकेशन डाल रहा है, हमको कैसे पता। ओके, वो तो जब कंपनी के पास सारी एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी और जब उनकी काउंटिंग होगी तब पता चलेगा ना। हाँ, आज के टाइम में जल्दी पता चल जाता है, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन आती है और डिजिटल के मतलब टेक्नोलॉजी के जल्दी, ये सॉफ्टवेयर्स के जल्दी, बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये ओवर सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब है। चलिए अपने यहाँ मुद्दे पे आते हैं, मैं जीरो मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर एप्लीकेशन जो रिसीव्ड होती है, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड होती है वो भी होती है 10,000। तो ये जो है सिचुएशन, ये ना ओवर सब्सक्राइब्ड है ना अंडर सब्सक्राइब्ड है। ये सिचुएशन के अंदर हम सीधा का सीधा जाएंगे डायरेक्ट जनरल एंट्रीज पर। हाँ जी, डायरेक्ट जनरल एंट्रीज करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट जनरल एंट्रीज कर लेंगे।
अगर हम शेयर इशू करना चाहते हैं, इनविटेशन भेजा हमने 10,000 शेयर्स के लिए, ठीक है, बट हमारे पास में जो एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है वो होती है मोर देन 10,000, मतलब पब्लिक ने 12,000, 20,000, 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। अब आप बोलोगे सर इतना ज्यादा कैसे कोई अप्लाई करेगा? अरे भाई, पब्लिक में कौन बंदा बैठा कितने शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है वो थोड़ी एक दूसरे को पता होता है। सभी को खरीदना है, कंपनी अच्छी है तो एप्लीकेशंस ज़्यादा आ गई। जैसे एक स्कूल है, उसमें 100 स्टूडेंट्स बैठने की जगह है, एक रूम के अंदर इस क्लास में 100 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। अब अगर उस स्कूल का रिजल्ट अच्छा है तो 200 एप्लीकेशन आ गई। अब अगर उन स्कूल के पास में व्यवस्था नहीं है तो वो मना करेगी। जैसे होता है ना कॉलेजेस वगैरह में बड़ी बड़ी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उसके जरिए टॉप को ले लेते हैं क्योंकि इतनी जगह 300 सीटें ही है, 200 सीटें ही है। अब ज़्यादा एप्लीकेशन आ भी गई। गवर्नमेंट जॉब में होता ही है ना, जॉब निकलती है 300 के लिए और फॉर्म भरे जाते हैं बहुत, मतलब 30,000 उन 300 पोस्ट के लिए, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। सबको लगता है हमें भी मिलेगी, तो वो सेम चीज़ है, यहाँ पर सबको शेयर चाहिए था। तो मोर देन जितना नंबर ऑफ शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उतने ही अभी कर रही है, उसने प्रॉस्पेक्टस में बता दिया है। उससे ज़्यादा जब एप्लीकेशन आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। इस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा कि हम जो है डायरेक्ट जनरल एंट्रीज नहीं करेंगे, पहले हम बनाएंगे बेटा प्रोरेटा टेबल। प्रोरेटा टेबल में हम ये डिसाइड करेंगे कि भैया किस बंदे, इसको एनालिसिस टेबल भी बोलते हैं, प्रोरेटा टेबल या एनालिसिस टेबल भी बोलते हैं। इस टेबल में हम ये डिसाइड करेंगे कि किस बंदे को मना करना है, किस बंदे को शेयर देने हैं, है ना। तो इनका मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई 20,000, लेकिन शेयर तो 10,000 ही है ना, तो उनको कैसे करेंगे? तो वो पूरा का पूरा प्रोरेटा टेबल के अंदर हम एनालिसिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज करेंगे। ओके जी। नेक्स्ट सिचुएशन आपकी होती है थर्ड। इस सिचुएशन में क्या होता है, एक सेकंड थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं, हाँ, कि भैया वही 10,000 शेयर्स के लिए जो है इनविटेशन भेजा है कंपनी ने, बट जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई वो हो गई लेस देन 10,000, मतलब 10,000 से कम। इसका मतलब कंपनी अच्छी नहीं है। लेस देन 10,000 फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां ले लेता हूं कि भैया, अच्छा पहले इस सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल के लिए 9,000 एप्लीकेशन आई, ठीक है, 9,000 शेयर्स खरीदने के लिए लोग रेडी हैं, 1,000 कोई खरीदना नहीं चाहता, तो 10,000 से कम आ गई। इस सिचुएशन को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके जी। और अंडर सब्सक्रिप्शन की केस के अंदर हमें चेक करना होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मामला। अगर मिनिमम एंट्री नहीं कर सकते हम, पहले चेक करेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अच्छे से समझना, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला मामला सेबी ने डाला है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इन सब का पप्पा। तो सेबी ने जो है वो बोला है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होगा तभी शेयर इशू कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अब देखो सिचुएशन देखना, इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर इशू कर दो, जनरल एंट्री कर दो। इस केस में पहले भैया जो ज्यादा आए हैं उनको मना कर दो, प्रोरेटा टेबल बनाकर एनालिसिस कर दो, उसके बाद शेयर इशू कर दो, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर जितने शेयर इशू करना चाहते हैं उससे कम एप्लीकेशन आई है तो सेबी बोल रहा है इसका मतलब तुम्हारी कंपनी में कुछ गड़बड़ है, लोग अप्लाई नहीं करना चाहते, तो तुम पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली जो कंडीशन है उसको पूरा करो तभी शेयर इशू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब इसके पीछे मैं कुछ लॉजिक और भी दूंगा, पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन को समझो अच्छे से। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन में बोला जाता है कि जितने भी आप शेयर इशू करना चाहते हैं, जो प्रॉस्पेक्टस में आपने लिखा हुआ है, उसके कम से कम 90% ऑफ इन्विटेशंस जो शेयर का भेज रहे हो या शेयर इशू जो शेयर इशू करना चाहते हैं उसका 90% आपके पास में एप्लीकेशन रिसीव्ड होना चाहिए। तो ये मिनिमम वर्ड देख रहे हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो यहां पर 10,000 लोगों ने कर लिया था, यहां 10,000 से ज्यादा लोगों ने कर लिया था, यहां 10,000 से कम कर रहे हैं। तो जब अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो कम से कम 90% एप्लीकेशन आनी जरूरी है, तब भी आप शेयर इशू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते।
अब यहां पर देखो कितने नंबर ऑफ शेयर है, 10,000। 10,000 का 90% कितना होता है सर, इतनी एप्लीकेशन आनी चाहिए, इतनी एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए मिनिमम। तो 10,000 का 90% कर लो भैया, 10,000 का 90% हो गया 9,000। तो क्या 9,000 एप्लीकेशन आई है? हाँ भाई 9,000 एप्लीकेशन तो आई है, तो शेयर इशू कर दो। क्या 90% एप्लीकेशन आई है? नहीं सर 90% नहीं आई है, तो शेयर इशू कर ही नहीं सकते। तो यहां मैंने क्या माना है कि 9,000 एप्लीकेशन आई है तो शेयर इशू कर दे। अगर मैं यहाँ 9 करना करके क्या कर दूं भाई, 8,000 ही एप्लीकेशन आई है, तो 10,000 का 90% करो कितना आएगा, 8,000। 10,000 का 90% करो कितना आ गया, 9,000। लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई, 8,000। तो हम शेयर इशू नहीं कर सकते। तो ये मिनिमम है, कम से कम इतनी एप्लीकेशन तो आनी चाहिए, तभी शेयर इशू कर सकते हो। और इसको निकालना कैसे है, जितने नंबर ऑफ शेयर इशू करना चाहते हो, जो इन्विटेशन भेज रहे हो उसका 90% कर दो, तो एक नंबर आ जाएगा आपके पास में। अब उतनी एप्लीकेशन आई है तो शेयर इशू हो जाएगा, उतनी एप्लीकेशन नहीं आई है तो शेयर इशू नहीं होगा। अगर शेयर इशू नहीं होगा तो जनरल एंट्री नहीं होगी, और अगर शेयर इशू हो रहा है तो उसकी जनरल एंट्री हम करेंगे। ओके, इसके पीछे लॉजिक समझो। देखो 10,000 शेयर्स इशू करना चाहते हो ना, तो 10,000 शेयर इशू करना चाहते हो और एक शेयर अगर 10 रुपए का है, तो टोटल आपको कितने रुपए की जरूरत है कि 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब एप्लीकेशन आ गई फॉर एग्जांपल के लिए 8,000, यानी कि 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 80,000 रुपीज ही आए ना। आपको तो 1 लाख रुपए चाहिए ना इन्वेस्टमेंट के लिए, कंपनी में यूज के लिए आपको पैसों की जरूरत 1 लाख है, लेकिन आपके पैसे आ रहे हैं 80,000 रुपए, तो फिर 20,000 कम आ रहे हैं ना, तो उसका आपका मतलब काम तो होगा ही नहीं। काम होगा ही नहीं तो फिर शेयर इशू मत करो, मना कर दो सबको। इसीलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन डाल दिए कि चलो कम से कम 90% पैसा मिल जाना चाहिए जितना आपको चाहिए उसका, ताकि 10% तो आप इधर उधर से अरेंज कर सकते हो। आई होप मैंने समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे आगे हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 2 चार्ट तो हो गए, बहुत अच्छे से समझ लिए। अब नेक्स्ट चार्ट तो नहीं है, नेक्स्ट हम कुछ चीजें समझते हैं। देखो हमने यहां पर अभी जो एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में समझना, हमने बोला भाई 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं हम, और एक शेयर है 10 रुपए का, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएंगे 1 लाख रुपए। अब ये क्या है कि हमारे जो बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें अब ये जो 10 रुपए क्या है, फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पर शेयर। इसको हम एक साथ नहीं मंगाते, हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में मंगाते हैं, ठीक है। तो वो टुकड़े जो होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट होता है एप्लीकेशन। जैसे ही हम पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, तो पब्लिक को पता चलेगा कि ये वाली कंपनी जो है वो 10,000 शेयर इशू कर रही है और एक शेयर 10 रुपए का है। अब उनमें से जो भी लोग इंटरेस्टेड है उनको हमने बोला कि भैया आप जो है कम से कम 3 रुपए पर शेयर जो है वो जमा करा दो हमारे पास में। जिस भी बंदे को हमारी कंपनी के शेयर चाहिए तो एप्लीकेशन के साथ में 3 रुपए डालने होंगे। तो ये 3 रुपीज किसके साथ में आ रहे हैं, एप्लीकेशन के साथ में आ रहे हैं। सर एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाए जा सकते हैं, तो भैया इसका मामला ये है कि जो कंपनीज एक्ट है, ये अच्छे से समझना आप, थोड़ा बढ़िया रहेगा। कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन नंबर है 39, सेक्शन नंबर 39, वो बोलता है कि कम से कम 5% ऑफ फेस वैल्यू, और जो सेबी डिसाइड करे कम से कम मिनिमम इतनी तो एप्लीकेशन मनी होनी ही चाहिए। मिनिमम एप्लीकेशन मनी, भाई एप्लीकेशन पे आप कम से कम इतना मंगाओ। तो सर ज्यादा से ज्यादा तो पूरा 10 रुपए में मंगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एप्लीकेशन पे पूरे पैसे मंगा लो, और आजकल में यही होता है, आईपीओ वगैरह के अंदर यही होता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर यही होता है, पूरे पैसे एक साथ मंगा लिए जाते हैं, टुकड़ों में नहीं मंगाए जाते। प्रैक्टिकली आज के टाइम में ऐसा ही होता है, ओके, प्राइमरी मार्केट के अंदर। बट हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमको अकाउंटिंग थोड़ी ज्यादा करनी होगी, तो बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टुकड़ों में पैसे मंगाने होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मंगा लेंगे, बट यहाँ पर ज्यादा तो आप पूरा मंगा सकते हो, लेकिन मिनिमम कितना बोला, 5% ऑफ फेस वैल्यू, और जो सेबी डिसाइड करे। अब 5% वाला मामला हो गया खत्म, कि कम से कम 5% मंगा सकते हो। अब 10 रुपए का 5% हो गया 50 पैसे। लेकिन सेबी जो है, इन सबका पप्पा जो है, उन्होंने बोला कि नहीं भैया, मिनिमम जो है वो 25% है। तो अब ये काम की चीज नहीं है, हमारे काम की चीज ये है कि एप्लीकेशन पर कम से कम 25% पैसा मंगाना पड़ेगा आपको पर शेयर।
तो 10 रुपए का 25% कितना होता है? देखो 10 रुपए का 25% होता है 2.5। तो 2.5 रुपीज आपको एप्लीकेशन पे मंगाने ही है। तो सर आप तो 3 रुपए मंगा रहे हो, तो भैया ज्यादा मंगा सकते हैं ना, ये तो मिनिमम है, ज्यादा मंगा सकते हैं, तो मैं यहां पर 3 रुपए मंगा लेता हूं। आया समझ में? नेक्स्ट आता है बेटा अलॉटमेंट। सॉरी, अब अलॉटमेंट क्या होता है? जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा सारा आ जाएगा कंपनी के पास में, कंपनी ने अभी तक शेयर इशू कर दिया क्या? नहीं, ओनली प्रॉस्पेक्टस इशू किया था, उसमें डेट बताई थी कि इस डेट को 3 रुपए जमा करा देना जिस भी बंदे को शेयर खरीदने हैं। अब मुझे 100 शेयर खरीदने थे तो मैंने 300 रुपए जमा करा दिए, आपको 1000 शेयर खरीदने थे तो आपने 3000 रुपए जमा करा दिए, समझ गए? किसी को 200 शेयर खरीदने थे तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 तो उसने 600 रुपए जमा करा दिए। समझ में आ गया? हाँ, तो एप्लीकेशन का पैसा पर शेयर 3 रुपए आ गए, 10,000 शेयर पर 30,000 रुपए आ गए। ओके, अभी तक कंपनी ने शेयर इशू नहीं किया। अब कंपनी क्या करेगी? थोड़े टाइम बाद में बोलेगी अपने जिन लोगों की एप्लीकेशन आई है उन लोगों को कि भैया ऐसा काम करो, अब अलॉटमेंट का पैसा जमा कराओ। तो कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए, अलॉटमेंट के लिए कंपनी ने क्या कर दिया? 4 रुपए अलॉटमेंट पर मंगा लिए कि भैया ऐसा करो कि जिस भी बंदे को हमारा शेयर चाहिए, ऐसा करो सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करा दो, फिर अभी तक हमारा शेयर मिलेगा। अभी तक डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है? ओके, तो अलॉटमेंट पर 4 रुपए मंगा लिए, तो सभी लोगों ने 4 रुपए जमा करा दिए, तो टोटल 4 और 3 कितने हो गए? 7 रुपए। 7 रुपए जो है वो आ गए हैं पर शेयर, और हमारे पास शेयर कितने हैं? 10,000, तो 70,000 रुपए आ गए। अलॉटमेंट के बाद में कई बार क्या होता है, अब अलॉटमेंट का जैसे ही पैसा आएगा कंपनी जो है फाइनली शेयर जो है अपने शेयर होल्डर को दे देगी। तो शेयर ट्रांसफर कब होता है? अलॉटमेंट के बाद में। अगर पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मंगा लेते तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में आ जाता, तो उस केस में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ में हो जाते और सीधा हम शेयर ट्रांसफर कर देते। लेकिन अगर टुकड़ों में है तो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होने के बाद शेयर जो है वो ट्रांसफर होता है। ओके, ठीक। अब आती है भैया कॉल्स की बारी। भैया हम मंगा रहे हैं फर्स्ट कॉल। अगर केवल फर्स्ट कॉल ही मंगा रहे हो, आप क्या मंगा रहे हो? फर्स्ट कॉल मंगा रहे हो, तो फर्स्ट कॉल के केस में आपका कितना पैसा बच गया? तो 4 और 3 हो गए 7, तो सर 3 रुपए। बट आप 3 रुपए मंगा नहीं सकते, क्योंकि कॉल से रिलेटेड जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। जो कॉल्स है वो कैसे मंगानी है, वो कंपनी के AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए कि भैया कॉल्स कैसे मंगानी है, ठीक है? अगर कंपनी के AOA में नहीं लिखा हुआ है तो उस केस के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 की टेबल F अप्लाई हो जाएगी। और टेबल F के हिसाब से क्या है कि कोई भी कंपनी जो है वो 25% से ज्यादा कॉल्स पर पैसा नहीं मंगा सकती। तो मैक्सिमम लिमिट है। यहां पर एप्लीकेशन पे मिनिमम थी कि कम से कम इतना मंगाना है, और इसमें मैक्सिमम है, ध्यान रखना। तो एप्लीकेशन पे कम से कम 25% था, ज्यादा से ज्यादा पूरा मंगा सकते हो। बट यहां पर बोल रहा है मैक्सिमम जो है कॉल्स पर आप कितना मंगा सकते हो? 25% पैसा मंगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते एक कॉल के अंदर। अगर जब बच रहा है तो फिर एक और कॉल मंगाओ। तो मैक्सिमम हो गया 25%। तो भैया 10 रुपए का 25% कितना हो गया? 10 रुपए का 25% हो गया आपका 2.5 रुपीज। तो 2.5 रुपीज आप फर्स्ट कॉल में मंगा सकते हो। तो 4 और 3 हो गए 7, 8, 9, तो ये तो हो गए सर 9.5 रुपए। तो 50 पैसे और बच गए, वो आप मंगा सकते हो फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर फर्स्ट के बाद में पूरा पैसा या नहीं मंगा सकते अपन, तो 2.5 हो गया, और उसके बाद में जो भी कॉल होगी, जैसे सेकंड है तो सेकंड एंड फाइनल, तो उसमें जो बचा हुआ है वो पैसा आपने मंगा सकते हो। ओके जी, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स और भी है। वो क्या है कि मैक्सिमम 25% मंगा सकते हो ऑन कॉल, ठीक है? और जो 2 कॉल होती है उसके बीच में, जैसे 2 कॉल जो है उसके बीच में, जैसे इन दोनों कॉल के बीच में 1 मंथ का गैप होगा। 1 मंथ का गैप होगा। भाई अगर एक कॉल आप अभी मंगा रहे हो तो नेक्स्ट कॉल 1 महीने बाद में मंगाओगे, एंड तो 1 मंथ का तो एक गैप होगा, 1 मंथ गैप
बिटवीन टू कॉल्स। अच्छा, थर्ड नंबर और पॉइंट है कि 14 डे का नोटिस भी आपको देना पड़ेगा, 14 डे नोटिस बिफोर कॉल। भाई जब भी आप कॉल का पैसा मंगाओगे ना अपने शेयर होल्डर से, तो उनको 14 दिन पहले बताओगे, नोटिस दोगे। ओके, तो इस तरीके से ये आपका मामला चलेगा। तो आई होप मैंने इस बार थोड़े से पॉइंट ज़्यादा कवर किए हैं ताकि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके और एग्जाम में आप कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए आप उसको अच्छे से अटेंड कर सकें। अब आते हैं बेटा हम जनरल एंट्रीज पर। अब जनरल एंट्रीज कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। वैसे तो जनरल एंट्री आपको पता है कि जनरल एंट्रीज जो होती है ना वो हमको करनी होती है जनरल बना करके, बट यहां पर मैं समझाने के लिए जर्नल नहीं बना रहा हूं, एक पूरा चार्ट बनवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि एंट्री करते कैसे हैं। तो यहां आ जाइए जनरल एंट्रीज के अंदर, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करें, सीधा के सीधा स्टार्ट कर दे हमारा न्यूमेरिकल। ओके, तो जनरल एंट्री हम करते हैं। फर्स्ट, अगर शेयर इशू हो किस पर, एट पार, अगर हम शेयर इशू करें पार पर। अच्छा, क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं एट द रेट 10 रुपीज ईच, जिसकी वजह से हमारे कितने आ जाएंगे, 1 लाख रुपए। ओके, अभी हम शेयर इशू कर रहे हैं एट पार। अब शेयर जो इशू कर रहे हैं एट पार, उसमें हम एप्लीकेशन पे पैसा मंगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूं आपको, 4 रुपए, अलॉटमेंट पर भी 4 रुपए, और जो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जरूरी नहीं है 2 कॉल हो, क्योंकि यहां पर देखो 2 रुपए हो रहे हैं ना, तो 25% से तो कम ही है, तो ये हो गए आपके 10 रुपए। ओके, तो अब इसकी हम एंट्री करते हैं, देखो समझना। तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन की। अब एप्लीकेशन जो है उसमें सबसे फर्स्ट हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन ड्यू की, सॉरी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। ठीक है, तो एप्लीकेशन में क्या होगा, फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, लोग जो है हमें पैसा देंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया है। तो जब उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ तो उसके साथ में कितने 4 रुपए जो है पर शेयर उन्होंने जमा करा दिए, तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो गए। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब बेटा थोड़ा सा आपको ये तो पता ही होगा, मैं हर बार, अगर आप मेरे से फर्स्ट सेम में भी पढ़े हुए हैं, मैं ये वाले रूल एप्लीकेबल करता हूँ। कौन से वाले, एंट्री करते टाइम एक एसेट्स और एक लायबिलिटी रूल आपको ध्यान रखना होता है। एसेट क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है, और अगर एसेट हो रही है इंक्रीज तो हम और डेबिट करेंगे, और अगर एसेट हो रही है डिक्रीज तो हम क्रेडिट करेंगे। मॉडर्न रूल बोलते हैं। लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, और लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो हम क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो हम डेबिट करेंगे। तो फर्स्ट रूल ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और एक थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल, ये 11th क्लास के रूल है, और इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होंगे उनको हमको डेबिट करना है। अगर कोई इनकम या फिर प्रॉफिट हो जाए, स्क्रीनशॉट ले लो अगर ये नहीं आता है तो उसको क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो इन रूल्स के हिसाब से ही मैं जनरल एंट्री आपको करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि बैंक एक एसेट है, और एसेट क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, और एसेट अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। 2 कर देंगे हम, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई हमारे पास, तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब आप बोलोगे सर पहले मैं पैसा लिख देता हूं फिर मैं आपको आगे बताता हूं। अब इस केस में देखिए, मैं इक्विटी शेयर ले रहा हूं, आप उसकी जगह प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर लिख सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा भाई, शेयर कितने हैं कि 10,000, और एप्लीकेशन का पैसा पर शेयर कितना है, 4 रुपए, तो हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 40,000 रुपए। कितने आ जाएंगे, 40,000 रुपीज आ जाएंगे। ओके, ठीक है। अब यहां देखना कि ये सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो आपने लिखा है ना, इसको क्रेडिट क्यों किया, इसको तो डेबिट इसलिए किया क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है। तो बेटा साथ साथ में हमारी लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये पैसा किसका है, कंपनी का खुद का नहीं, शेयर होल्डर का पैसा है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये देखो लायबिलिटी ये इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैंने क्रेडिट किया। आया समझ में ना, है ना। चलो अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, वो क्या होगा, ये तो होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल में तो ये कैपिटल है ना,
ये कैपिटल का पैसा है, तो इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर हमको क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। तो ये वाली जो हमने लायबिलिटी जनरेट करी है ना, इसको खत्म कर दो, नई लायबिलिटी जनरेट करनी है इसकी जगह कैपिटल, क्योंकि एप्लीकेशन नाम की कोई लायबिलिटी थोड़ी है, पैसा उन्होंने लगाया तो कैपिटल का पैसा है। हम क्लास 11th में एंट्री करते थे, बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते थे कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। तो यहां पर इसको हम एक बार खत्म कर देंगे, और लायबिलिटी को अगर वापस खत्म करना हो तो देखो, लायबिलिटी को कम करना हो तो क्या करते हैं, डेबिट, ये देखो, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये था ना, एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा ताकि फटाफट हो जाए। इक्विटी शेयर को मैं ES लिख रहा हूं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा, 40,000। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। अब आते हैं हम, एप्लीकेशन की हो गई, अब आते हैं हम अलॉटमेंट। अब हम अलॉटमेंट में करेंगे। अलॉटमेंट में बेटा बैंक वाली एंट्री पहले नहीं होगी, पहले ये वाली एंट्री होगी। ये वाली पैसा रिसीव्ड करने की एंट्री है, और ये वाली पैसा ड्यू करने की एंट्री है। तो एप्लीकेशन पे तो क्या होता है, हमको पता थोड़ी होता है कि कौन पैसा हमको देगा, तो हम पहले ड्यू कर ही नहीं सकते, तो पहले पैसा आता है, फिर हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट में क्या होगा, अलॉटमेंट में हमको पता है कि किन लोगों से पैसा मांगना है, तो जब हम मांगेंगे पहले फिर वो देंगे ना, तो अलॉटमेंट में ड्यू हो जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम हमें पता होता है कि किन किन लोगों की एप्लीकेशन आई हुई है जिनसे हमें अलॉटमेंट मनी मांगनी है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है सारी, तो पहले हम ड्यू करेंगे। तो यहां पर थर्ड नंबर में अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तो क्या करेंगे, ये वाली एंट्री पहले होगी, ड्यू वाली। तो ये क्या है, देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसकी जगह हम कर देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह हम कर देंगे अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या कर देना, अलॉटमेंट, और इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो आएगा ही आएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, तो भैया 10,000 शेयर है, और अलॉटमेंट में भी हमने 4 रुपए ही रखे हैं। देखो जरूरी नहीं है चारों कोई और अमाउंट हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर कितने रखे हैं, 4 रुपीज ही रखे हैं, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 40,000। ये हो गया आपका अलॉटमेंट ड्यू। अब हम क्या करते हैं बेटा, सीधा 4th नंबर पे अलॉटमेंट ड्यू कर लिया, मतलब लोगों से मांग लिया, जिनसे हमें कोई अलॉटमेंट मांगना है, जिनकी एप्लीकेशन आई हुई थी उनसे अलॉटमेंट मांग लिया। अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद में होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड। अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा तब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट, यानी कि फर्स्ट वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो अलॉटमेंट डेबिट है इसको हम कर देंगे क्रेडिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आया समझ में, ओके जी, ठीक। तो अलॉटमेंट पर ड्यू की एंट्री पहले होती है और पैसा आने की एंट्री बाद में होती है, क्योंकि पहले हम मांगते हैं फिर लोग देते हैं, ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा फिर कॉल्स। कॉल्स में हम 3 रुपए मंगा रहे हैं, तो सर कॉल में भी यही होगा, हम पहले ड्यू करेंगे, तो कॉल के अंदर भी जो 5th नंबर एंट्री हमारी होगी, कॉल ड्यू हो जाएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब ड्यू हो जाएगी ना, अब समझना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगी तो क्या करेंगे, ड्यू वाली एंट्री पहले करेंगे। तो ड्यू वाली एंट्री में क्या था, कैपिटल वाली एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था और अलॉटमेंट था, अब उसकी जगह आ जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां हो जाएगा आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 30,000। अच्छा मैंने इधर अमाउंट नहीं लिखा था, 40 सॉरी, तो ये हो जाएगा 30,000। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब हम क्या करेंगे, एंट्री नंबर 6 के अंदर फर्स्ट कॉल जब रिसीव होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब ये जो मैं हेडिंग लिख रहा हूं ना, इसको आप नरेशन की तरह यूज कर सकते हो ना। तो अब क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है इसको खत्म कर देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30,000, तो ये 30,000 रुपये आ गए। ओके जी, ठीक। तो ये हो गई हमारी एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। ओके जी, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो सिंपल जनरल एंट्री करवाई है मैंने आपको आज। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, ये तो शेयर इशू करना सिखाया मैंने एट पार पर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शेयर इशू करना सीखेंगे। सीधा दो ही तो है ना, डिस्काउंट पे तो कर ही नहीं सकते, तो शेयर इशूड एट प्रीमियम या ऑन प्रीमियम। अब इसमें होगा क्या, आप बोलो मैं थोड़ा करा देता हूं। जैसे एप्लीकेशन जो है ना उस पे आ रहे हैं 4 रुपए, अलॉटमेंट पे क्या हो रहा है कि 4 रुपए प्लस प्रीमियम के 2 रुपए, यानी कि इस बार हम 10 रुपए का शेयर 12 में इशू कर रहे हैं, तो 2 रुपए ज्यादा में इशू कर रहे हैं ना, ठीक है। तो 2 रुपए जो प्रीमियम वो अलॉटमेंट के साथ मंगाएंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमारा वही कितना 3 रुपए, सॉरी 2 रुपए, 4 4 8 और 2 10, तो मैंने यहाँ कितना किया 30,000 कर दिया क्या। पहले इसको सही करते हैं, 2 रुपए तो है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 20,000। हाँ भाई, तो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है, 20,000 रुपए का है। मैंने गलती से 3 लिख दिया था, वो 3 रुपए नहीं है, कितना है 2 रुपए। ओके जी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 है, मैंने पता नहीं कैसे ले लिया, ठीक। तो ये देखिए एट पार में क्या होता है, जितने का शेयर है उतने में इशू कर दिया। 10 रुपए का शेयर था, 10 में ही इशू कर दिया है ना अपन ने। तो 4 रुपए यहाँ, 4 रुपए 8 और 9 10, तीनों की एंट्री होगी हमारे पास। अब यहाँ देखो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 10 रुपए का शेयर है उसको 12 में इशू कर रहे हैं, तो हमने 4 रुपए एप्लीकेशन पर, 4 रुपए अलॉटमेंट पर और 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाए फेस वैल्यू के। तो फेस वैल्यू की टोटल कितनी होगी 10 रुपए, यहां हमेशा फेस वैल्यू की टोटल आएगी। अच्छा, अलॉटमेंट में 2 रुपए हम ज्यादा मंगा रहे हैं, किसके, प्रीमियम के, तो अलॉटमेंट में टोटल 6 रुपए मंगा रहे हैं, तो टोटल हमारे पास में क्या होगा, फेस वैल्यू के 10 रुपए आएंगे और 2 रुपए प्रीमियम के ज्यादा आएंगे, तो टोटल आएंगे हमारे पास 12 रुपए। तो सर ये जो प्रीमियम का पैसा है, क्या इसको अलॉटमेंट में ही मंगाना हमेशा? हाँ, इसको अलॉटमेंट में ही मंगाना अगर क्वेश्चन साइलेंट हो या कोई क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। अगर क्वेश्चन बोलता नहीं इसको एप्लीकेशन पे मंगाना है तो एप्लीकेशन पे मंगा देंगे, अगर बोलता है कॉल पे मंगाना है तो कॉल पे मंगा देंगे। पर अधिकतर क्वेश्चंस के अंदर इसको किस पे मंगाना होता है, अलॉटमेंट में ही मंगाना होता है। अब यहां पर एक गजब की बात देखना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, देखो इस एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि जो एप्लीकेशन वाली एंट्री है, एप्लीकेशन वाली एंट्री है, हाँ, ये पूरी की पूरी सेम होगी। फर्स्ट एंट्री पूरी की पूरी सेम, सेकंड एंट्री भी पूरी की पूरी सेम। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री और फाइनल कॉल की 2 एंट्री है, तो फर्स्ट एंट्री भी सेम होगी और सेकंड एंट्री जो है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एप्लीकेशन की तो एंट्री दोनों सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि 4 रुपए यहां मंगा रहे हैं, 4 रुपए यहां मंगा रहे हैं। ओके, बट जो अलॉटमेंट की एंट्री है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां अलॉटमेंट में 4 रुपए है और यहां अलॉटमेंट में 6 रुपए मंगा रहे हैं, तो वो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी वो मैं आपको करके बताता हूं, तो समझना आप। एंट्री नंबर 3rd एंड 4th, तो एंट्री नंबर 3rd करते हैं पहले। 3rd किसकी है, अलॉटमेंट की। ओके, अब अलॉटमेंट की जो हम एंट्री कर रहे हैं, जिसको मैंने एंट्री नंबर 3rd बोला है, उसमें सबसे पहले क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू होगा, क्योंकि अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री पहले होती है, बैंक वाली बाद में होती है। तो हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यस। एंड एक चीज और आएगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो कंपनी के लिए वो फायदा होता है, और जो फायदा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो एज पर नॉमिनल रूल क्या होता है, क्रेडिट। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे यहां पर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब यहां पर कैलकुलेशन समझना, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, ये मेरी बात ध्यान से कहीं नोट कर लो। इससे रीइशू और फॉरफीचर जब हम करेंगे तब भी बहुत हेल्प मिलेगी, कि जब भी हम शेयर्स को
चाहे एट पार इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, या फिर स्वेट को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल में हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या है, वैसे तो 10 रुपए है, लेकिन अलॉटमेंट पर फेस वैल्यू कितनी मंगा रहे हैं, 4 रुपए। तो 10,000 इंटू 4, 40,000। प्रीमियम कहाँ चला जाएगा, प्रीमियम में वो कितना है, 2 रुपए। तो 10,000 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 20,000। टोटल अलॉटमेंट में कितने मंगा रहे हैं, 10,000 इंटू 6, तो ये हो जाएंगे 60,000। ये देखो, यही तो था मामला है। 4 रुपए फेस वैल्यू वाले, ये देखो ये फेस वैल्यू भी टोटल 10 हो रही है। 4 रुपए फेस वैल्यू वाले, 2 रुपए प्रीमियम वाले, टोटल 6 रुपए मंगा रहे हैं। ये हो गया ड्यू। अब क्या होगा, ये पैसा रिसीव होगा। तो रिसीव के अंदर हम एंट्री करेंगे 4th नंबर, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब जब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी ना, तो एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट है इसको कर देंगे क्रेडिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने से, ये सर डेबिट कितने से, 60,000 से, तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 60,000 से। बस ये एंट्री ही चेंज होगी अलॉटमेंट वाली। इसके अलावा अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आप इधर देख लो, यहां पर भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी मंगा रहे हैं, 2 रुपए, और यहां पर भी कितनी मंगा रहे हैं, 2 रुपए। तो इसलिए यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं यहां कर देता हूं कि भैया चलो ये जो है हमारा कॉल्स, इसकी जो एंट्री नंबर 5th है और इसकी जो एंट्री नंबर 6th है, इसमें नो चेंज, सेम रहेगी। मतलब जो यहां एंट्री करिए वो की वो यहां। तो केवल और केवल प्रीमियम वाली जो एंट्री है, जो कि आप अलॉटमेंट के साथ अधिकतर मंगाते हो, वो एंट्री चेंज होगी, बाकी एंट्री सारी सेम रहेगी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे स्क्रीनशॉट लेने की अब जरूरत है ही नहीं है आपको, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ये नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हो तो लाइव क्लासेस भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है, बट ऐप जो है उस पर फी पे करनी पड़ेगी, फ्री नहीं है वहां पर। और फी पे करने के बाद में आप हमसे लाइव भी पढ़ सकते हैं। ऐप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। तो आई होप आपको लेक्चर नंबर 2 में काफी कुछ समझ में आया होगा, और लेक्चर नंबर 2 में मैंने काफी कुछ खींच लिया है, ताकि लेक्चर नंबर 3 से मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको स्टार्ट करा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम ऐसे ही रेगुलर आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।